हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। भारतीय संविधान की मूल संरचना की, भारतीय संविधान किस तरीके से प्रमोट हुआ है, किस तरीके से बनाया गया है, कौन कौन से केस थे जो भारतीय संविधान की मूल रीढ़ बने, और एक ऐसा केस जिसमें 13 जजों की पीठ बैठी। आज तक पूरे भारत के इतिहास में एक ऐसा ही केस हुआ है जिसमें 13 जजों की पीठ बैठी। यहाँ तक कि अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद में भी केवल 5 जजों की पीठ बैठी थी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मामला हुआ। एक ऐसा केस जिसमें 11 जजों की पीठ बैठी थी। तो उन्हीं सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये हमने जो पेपरों में 12 पूछे जाते हैं, अभी पीसीएस के में क्वेश्चन आया था, ये केशव गोरखनाथ मिनिमम इस बारे में टिक लगाने के लिए था। तो इस तरीके से जो हर साल पूछे जाते हैं उनको हमने तैयार किया है और उनको एक एक करके समझते हैं कि वो किस तरीके के केस थे और क्या क्या सरकार की तरफ से संशोधन पास किए गए और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क दिए और कानून बनाए। तो पहला है शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951। देश आजाद होने के एक साल के बाद भारत सरकार ने संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया। अनुच्छेद 31 में है, संपत्ति के अधिकार को भारत सरकार ने सीमित कर दिया कि तुम अब इतनी ही सीमित मात्रा में संपत्ति रख सकते हो, ज्यादा नहीं रख सकते हो। फिर क्या हुआ, जैसे कि ये बिल्कुल वैसे सही भी था, क्योंकि जो सरकार है अगर किसी के पास ज्यादा संपत्ति है तो एक सीमित मात्रा लिमिट होनी चाहिए ना, लिमिट क्रॉस हो जाए, किसी के ज्यादा पैसा है तो एक गरीब राज्य, तो जिसके पास ज्यादा पैसा वो पूरा राज्य खरीद लेगा। अब राज्य खरीद लेगा तो पूरे राज्य को उसका अधिकार हो जाएगा, उसके नाम रजिस्ट्री होगी। तो इसी तरीके से एक सीमित किया गया कि इनके पास इतनी हेक्टेयर या इतनी एकड़ ही मतलब जमीन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो उस तरीके से किया गया था। शंकरी प्रसाद, अब शंकरी जो प्रसाद थे उनके साथ एक सज्जन सिंह भी थे और इन लोगों ने केस ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट में भारत संघ के खिलाफ। अब क्या था, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद मामले में कहा था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट मतलब जो केंद्र सरकार है वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। बट अनुच्छेद 13 कहता है कि सरकार ना बाद में कोई ऐसा कानून बनाएगी और ना पहले के तो कानून है ही, पर बाद में कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीन रहा हो। पर ये छीन नहीं रहा है, मौलिक अधिकार पूरी तरीके से खत्म नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए लिमिट सीमित कर दी गई। उस तरीके से ये केस को अटेम्प्ट किया गया। उसके बाद आता है गोरखनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1969। गोरखनाथ मामले में भी सुप्रीम कोर्ट उसी बात पे अड़िग रहा शंकरी प्रसाद मामले की तरह कि अनुच्छेद 368 के अधीन सरकार मूल अधिकार छीन नहीं सकती है, बट संशोधन कर सकती है, पूरी तरीके से छीन नहीं सकती है। उसी तरीके से गोरखनाथ मामले में पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट गोल है, गोल से याद रखेंगे गोरखनाथ। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया और बताया गया कि 368 के अधीन मूल अधिकारों में जो केंद्र सरकार है वो परिवर्तन कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब उसी साल 25वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया। संशोधन किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर 39 में भेज दिया गया। जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत था उस बारे में भेज दिया गया। ये हमने आपको बताया रखे हैं 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। उसके बाद 51 से संघ, 51 से 152 से 151 तक है संघ। ये भाग 4 है, ये भाग 5 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आता है सबसे बड़ा मामला जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है, सबसे ज्यादा चर्चा में आया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा? केशवानंद भारती केरल राज्य 1973 का मामला था। इसका जो 1973 है, पर इसकी एक्चुअली डेट है 24 अप्रैल 1973 को इसका फैसला सुनाया गया था, वो है। अब विस्तार पूर्वक इस पे चर्चा करते हैं कि केशवानंद भारती का क्या मैटर था, किस तरीके से सॉल्व किया गया, किस तरीके की दलीलें दी गई और क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए। देखिए, केशवानंद भारती जो थे वो केरल में एक मठ है उसके महंत थे और 1973 में केरल भूमि सुधार अधिनियम के तहत उनकी जमीन को जब्त कर लिया गया। और जो व्यक्ति के मूल अधिकार होता है आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का अधिकार होता है, उसके तहत वो पहले तो हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 226 के अनुसार पहले हाई कोर्ट में जाते किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो उस तरीके से वो गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आया कि जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो पूरी तरीके से सही है। अब क्या हुआ, अब 32 लगाया, अनुच्छेद 32 के लिए सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं। केरल पहले पास में केरल में जाना था, अब सीधे केरल से दिल्ली गए।
दिल्ली में केस जो ये उन्होंने अपील दायर की। अब दिल्ली में सीजेआई ने सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की पीठ बनाई, आज तक की सबसे बड़ी पीठ बनाई है, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर हो गया था। पूरी देश की निगाह इस पर टिकी हुई थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तरफ एक तरफ थी राज्य सरकार और एक तरफ थे अकेले केशवानंद भारती। और अब फैसला आया 6:7 के अनुपात से 6:7 से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार भले संशोधन कर सकती है लेकिन किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती है। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे व्यक्ति के मूल अधिकार खत्म हो रहे हो। तो ये संविधान का मूल ढांचा बना, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और इस तरीके से बेशक केशवानंद भारती केस हार गए हो, लेकिन वो हार कर भी जीत गए और उन्होंने इस तरीके से संविधान के मूल ढांचे में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक सलाह दी कि आप बेशक कानून बनाइए, लेकिन इस तरीके का कोई कानून नहीं बनाइए कि जो संविधान का ढांचा है वो चरमरा जाए, जो संविधान की सीध है उसको उस पर कायम रहिए। बेशक कानून के आंख पे पट्टी होती है, लेकिन जज कभी अंधा नहीं होता, वो देखकर पहचान लेता है कि कौन गुनहगार है और कौन सच बोल रहा है। वो तो सबूत के अभाव में उसे छोड़ना पड़ जाता है और सबूत के साथ ही उसे जेल में डाला जाता है या सजा दी जाती है। तो जो हमारा मूल ढांचा उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मूल ढांचे में दिया गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब कोई भी सरकार एक विशेष धर्म को नहीं बना सकती है कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो इसमें केवल हिंदू ही प्रधानमंत्री होगा, हिंदू राष्ट्रपति होगा, हिंदू उप प्रधानमंत्री होगा, हिंदू अटॉर्नी जनरल होगा, हिंदू सीजीआई होगा। उस तरीके का नहीं बना सकती कि हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। पाकिस्तान के संविधान में उस तरीके से लिखा गया तो उनका मुस्लिम देश घोषित किया गया। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। सरकार इस तरीके के कानून नहीं बनाएगी कि हाँ क्या हो गया, संसद 10 साल के लिए हो गई है, प्रधानमंत्री 10 साल के लिए, राष्ट्रपति 10 साल के लिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जो मूल ढांचा है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगा। अब इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आमने सामने हो गए। अब क्या था, इंदिरा गांधी ने एक और संशोधन किया, 39वां संशोधन अधिनियम 1975। इंदिरा गांधी ने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे बहुत मामले में दखलंदाजी कर रहा है, चलो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी सरकार कानून बनाएगी उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, हमारी मर्जी होगी, उस तरीके से देश चलाएगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहे अरे देखिए मैडम, क्या हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपकी मर्जी होगी तो आप ला देंगे कि चुनाव, इसमें चुनाव का भी कहा गया था कि जो चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद होगा, जिसके भी चुनाव होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। धड़ल्ले से ईवीएम में धांधलेबाजी, उस समय पर्ची चलती थी, बैलेट बॉक्स गायब, कुछ भी कर सकते थे और व्यक्ति किसी में सुप्रीम कोर्ट में जा भी नहीं सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, कहीं प्रति दिखाई, हमारे लिए प्रति दिखाई, फाड़ दी, दो जाओ। अरे भैया, जो सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान के लीड है, तो सरकार ने कहा कि तुम ऊपर हो, तो उन्होंने कही देखी ना न्यायपालिका ऊपर है ना कार्यपालिका ऊपर है, सबसे ऊपर देश का संविधान है। अम्बेडकर ने भी भरी सभा में कहा था कि हम रहे ना रहे लेकिन इस देश का संविधान रहना चाहिए। उसके बाद 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम इंदिरा गांधी ने पारित किया और कहा संसद की असीमित शक्ति, संसद की शक्ति लिमिटेड है, संसद कुछ भी कर सकती है, संसद की मर्जी होगी, कानून विधेयक ला देगी कि जो व्यक्ति चुनाव हार गया है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दो। एक बार जो व्यक्ति एक वोट से भी चुनाव हार गया उसे गोली मार दो, इस तरीके कानून बना सकती थी। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उससे असीमित शक्ति हो जाती, उसे कुछ भी करने की शक्ति हो जाती। वो कहती कि एक जो प्रधानमंत्री है अब वो 20 साल के लिए चुना जाएगा, ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। देखिए उस समय इस तरीके के कानून लाए गए और ताज्जुब हमें इस बात का होता है कि लोग मोदी सरकार को कहते हैं कि देश का कानून, देश का लोकतंत्र खतरे में है, जबकि उस समय के नेता जो थोड़े बहुत, उसमें 50% नेता अनपढ़ थे, उन लोगों ने कानून पारित कर दिया, संसद के असीमित शक्ति, बिना सुप्रीम कोर्ट के सोचे कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और फिर उसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स मामला, भारत संघ 1980। अब सुप्रीम कोर्ट मौका तलाश रही थी, हो गया था कांड मिनर्वा मिल्स की, एक कागज की उनका एक हो गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरीके का संसद की असीमित शक्तियों वाला कानून नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो संविधान की मेन रीढ़ कह सकते हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 368 के अधीन जो मूल अधिकार है उसमें
कुछ हद तक संशोधन कर सकते हैं, पर पूरी तरीके से इस तरीके से संशोधन बिल्कुल तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बना दिया कि अब सरकार जो भी कानून बनाएगी वो हमें दिखाएगी, हम उस पर गौर करेंगे कि यह देश के लिए सही है या नहीं है, ताकि बाद में भविष्य में कोई बवाल ना हो। इसके अब जीती जागती उदाहरण पीछे देख सकते हैं। पिछले साल किसान आंदोलन हुआ था, किसानों का विरोध हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि अगर आपने कानून सही बनाया है तो व्यक्ति क्यों विरोध कर रहा है, जिसके लिए कानून बना है वो ही विरोध कर रहा है, तो यानी आपका कानून गलत बना हुआ है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसे तत्काल रोक लगाने के लिए कहा था, और बावजूद इतना विरोध के बाद मोदी सरकार को झुकना पड़ा और जो किसान आंदोलन किसानों के लिए जो बिल लाए गए थे उन्हें पूरी तरीके से खत्म किया गया, रोका गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो संविधान का मूल ढांचा उसके साथ छेड़छाड़ कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार किसी एक धर्म विशेष को, मतलब धर्म विशेष राष्ट्र घोषित नहीं कर सकती है, धर्म विशेष राज्य घोषित नहीं कर सकती है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू रहेंगे हैं और बिहार में मुस्लिम रहेंगे, बिहार इधर पंजाबी रहेंगे, जैन, मराठा, सिख, उस तरीके की नहीं कर सकते, क्योंकि वो संविधान की रीढ़ है। तो उसके साथ मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आई होप आप ये सब समझोगे कि किस तरीके से भारतीय संविधान का ढांचा बना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।